हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सेहू नाम के एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च के बारे में सभी को बता रहा होता है। इस लड़की का नाम क्यूंग चू है। ये कोरिया की एलिमेंट्री स्कूल की टीचर है। उम्र 26 साल है और मैंने इसे प्यार में डाल दिया है क्योंकि मेरी रिसर्च का टॉपिक ही प्यार है। 6 महीने पहले मैंने इसके पास 3 अलग अलग लड़कों को भेजा इसे अप्रोच करने के लिए। पहला जो लड़का था ना, उसका टेम्पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मगर वो पैसे अच्छे खासे कमा लेता था। और दूसरा यंग और सेक्सी जिम ट्रेनर होता है। और तीसरा हैंडसम और क्यूट और केयरिंग बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो थोड़ा गरीब था। वो अपने सीनियर को बोलता है, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार ये प्यार है क्या, जिसके लिए लोग मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और यही चीज मरते हुए को जिंदा भी कर देती है। प्यार के लिए लोग ना जाने क्या कुछ कर जाते हैं। तो मुझे जानना है आखिरकार ये पावर लोगों के अंदर आती कहाँ से है। सीनियर बोलता है, क्या तुमने उस लड़की को बताया कि वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का एक सब्जेक्ट है? वो बोलता है, मैंने क्यूंजू को कुछ भी नहीं बताया है। इवन उसे तो लगता है कि वो तीनों के तीनों लड़के उसे पसंद करते हैं। क्यूंजू की तरह मैं प्यार पर रिसर्च करने के लिए ऐसी 500 औरतों को अपना एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनाऊंगा। इस रिसर्च के जरिए मैं दुनिया को ये साबित करना चाहता हूँ कि प्यार कोई भ्रम है या फिर कोई पावरफुल फीलिंग है। सीनियर उससे पूछता है, फिर उस लड़की ने कौन से वाले लड़के को चूज किया? सीनियर बोलता है, उसने हैंडसम सेक्सी केयरिंग बॉयफ्रेंड को छोड़कर उस पैसे वाले बॉयफ्रेंड को चूज किया। हालांकि उस लड़की की पर्सनालिटी तो बिल्कुल कचरे जैसी थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने पैसे को देखकर उस लड़के को ही चूज किया। यानी कि पैसा ही सब कुछ है। ट्रू लव जैसा कुछ भी नहीं होता, ये बस केमिकल लोचा है। ये बात मैं जल्द ही साबित कर दूंगा। इसके बाद सीयू साउथ कोरिया वापस आ जाता है क्योंकि वो यहीं पर रहकर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। इसके बाद हमें रिम को दिखाया जाता है जो अपने कैफे में बैठकर लोगों का भविष्य बता रही होती है। एक्चुअली में वो एक शमन है जो कि आत्माओं से बात कर लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताती है। मगर सच तो ये था कि वो किसी भी आत्मा से बात नहीं कर सकती थी। वो तो पहले लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी एंड फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके एक्सप्रेशन देखकर उसका सोल्यूशन बताती थी। सही शब्दों में कहा जाए तो रिम लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी। नेक्स्ट सीन में रिम को पता चलता है उसकी कैफे का साइन बोर्ड हटाकर किसी क्लिनिक का साइन बोर्ड उसकी बिल्डिंग पर लगा दिया जा रहा है और उस क्लिनिक का नाम बिल्कुल रिम के कैफे की तरह ही था। ये देखकर वो गुस्सा करने लग जाती है। यहाँ पर ऐसा कौन सा बेवकूफ डॉक्टर आने वाला है जिसने मेरे कैफे का नाम ही कॉपी किया है? वो गुस्सा कर रही होती है। तभी उसकी छोटी बहन यूरी आकर उसे बोलती है, मैंने सुना है अमेरिका से एक बहुत ही पैसे वाला डॉक्टर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। रिम बोलती है, मुझे तो ऐसा लगता है जरूर कोई वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगी। यूरिम बोलती है, तुम जैसी फोर्स से तो वो डॉक्टर कहीं ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हमें एक कोरिया के फेमस कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर किम को दिखाया जाता है जो कि न्यूज में सोयून के बारे में देख रहे होते हैं। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि फेमस साइकोलॉजिस्ट हुयून वापस कोरिया आ गया है। उसने अपनी रिसर्च के जरिए बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड भी जीते हैं और कोरिया में वो प्यार पर रिसर्च कर एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। ये सुनकर मिस्टर किम बोलते हैं, मुझे इसकी रिसर्च पर इन्वेस्ट करना है, इसलिए तुम जल्दी से सुयून से कांटेक्ट करो। इधर सुयून क्यूंजू को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे बताता है, तुम मेरा एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट हो और वो 3 लड़के जो तुम्हें अप्रोच कर रहे थे उन तीनों को मैंने ही भेजा था। ये सुनकर उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है, इसका मतलब सुंगमिन को भी तुमने ही भेजा था? वो पूछता है, क्या तुम्हें सुंगमिन पसंद है? क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हें सुंगमिन से कब कहाँ कैसे प्यार हुआ? मुझे तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में डिटेल में जानना है। ये सुनकर कुंजू तो उसे एक चाटा लगाती है और वहाँ से चली जाती है। चाटा खाने के बाद सीयून बेशर्मों की तरह अपने असिस्टेंट को बोलता है, इन सारी बातों को भी अपनी रिसर्च में लिख देना। इधर रिम के पास एक लड़का आया होता है जिसकी 5 की मौत काफी साल पहले ही हो गई थी, मगर ये आदमी अभी भी उस दुख से उभर नहीं पाया था। रिम उसकी प्रॉब्लम को सुनकर उस लड़की की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम्हारी वाइफ ना स्वर्ग में अभी बहुत ही ज्यादा खुश है और वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर रहकर उसके लिए दुखी रहो। ये सारी बातें सुनकर उस लड़की को एक शांति सी मिलती है एंड वो खुश हो जाता है। इसके बाद रिम अपनी बहन को बोल रही होती है, इसी तरीके से मुझे और भी ज्यादा पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपनी बेटी दो क्यून की फीस भर सकूं जो कि अभी अमेरिका में है। यूरिन बोलती है, दो क्यून शायद तुम्हें पता नहीं होगा पर तुम्हारी मॉम लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमाती है।
अभी जो लड़का रिम के पास से गया था वो सुhyun के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बता देता है और रिम ने उसे जो भी सारी बातें बताई थी वही सारी बातें वो उसे बता रहा होता है, जो सुनकर सोह्यून तो बहुत जोर से हंसने लग जाता है। आजकल के जमाने में भूत प्रेत और आत्मा पर भला कौन विश्वास करता है। वो लड़की पक्का तुम्हें उल्लू बना रही होगी और उसे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग लंबा चौड़ा भाषण देने लग जाता है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आता और वो गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। सोह्यून को तो गुस्सा आ जाता है, इस लड़की ने तो मेरी इंसल्ट कर दी है। इस लड़के को उस ढोंगी लड़की पर यकीन है पर मुझ पर नहीं। मैं अमेरिका से साइकोलॉजी की पढ़ाई कर आया हूँ। मैंने अपनी रिसर्च के जरिए कितने सारे अवार्ड्स जीते हैं, मगर इसने ये कहा कि वो ढोंगी लड़की मुझसे ज्यादा बेटर है। जिसके बाद वो अपने क्लिनिक से सीधा रिम के कैफे में उससे मिलने के लिए जाता है। ये दोनों एक दूसरे को स्कैन करने की कोशिश कर रहे थे। रिम सोचती है आज मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी को समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन सोहू ने तो रिम के बारे में पूरा बायोडेटा निकाल लिया होता है। वो उसे उसके बारे में बता रहा होता है। रिम बोलती है ये तो मेरी सारी पोल पट्टी खोल रहा है, मुझे कुछ करना होगा। इसलिए वो उससे उसकी मोम के बारे में पूछने लग जाती है। मोम के बारे में सुनकर सोह्यून थोड़ा अपसेट हो जाता है। एक्चुअली में सोह्यून का पास में अपनी मोम के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था और रिम भी उसकी दुखती रग को समझ जाती है, जिसके बाद वो उसे और भी ज्यादा इमोशनल करने लग जाती है। सोह्यून तो भावनाओं की नदी में बह रहा होता है, लेकिन वो ऐसे तैसे कर खुद को कंट्रोल करता है। वो बोलता है तुम्हारे ऊपर भी एक साइकोलॉजी का क्लिनिक है, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? रिम बोलती है वहाँ मत जाओ क्योंकि वहाँ का डॉक्टर ना बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो वो तुम्हारे पास से सारे पैसे ऐड लेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी नहीं बताएगा। मैं सस्ते में तुम्हारा काम कर दूंगी। बाहर उसकी बहन को असिस्टेंट के जरिए पता चल जाता है ये तो ऊपर के क्लिनिक वाला बंदा ही है। इधर रिम ऊपर वाले क्लिनिक के डॉक्टर के बारे में बुरी बुरी बातें करने लग जाती है। वो अमीर ज्यादा है, अमेरिका से आया है, उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो डॉक्टर के नाम पर धब्बा है। तभी सिहुन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन यूरिन आ जाती है, पर तब तक तो उसे वहाँ तक आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। सिहुन बोलता है क्या कहा तुमने मेरे बारे में? मैं ढोंगी हूँ, झूठ बोलता हूँ, डॉक्टर के नाम पर धब्बा हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। शायद ये तुम्हें अपने बारे में बोलना चाहिए। वो उसकी फुल इंसल्ट कर वहाँ से बस जा ही रहा होता है, लेकिन तभी रिम खुद को संभालते हुए उसे बोलती है आत्माएं मुझे बता रही है कि अगर आज तुमने छोटी से छोटी भी आवाज सुनी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होगा। सोहन उसे बोलता है तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी ये सारी बेकार की बातों से मुझे डरा पाओगी? सपने में भी नहीं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर अपने क्लिनिक में आता है तो दरवाजा बार बार खुल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इधर रिम सोह्यून को गालियाँ दे रही होती है, आखिरकार वो मेरी बेइज्जती इस तरीके से कैसे कर सकता है? एक तो उसने मेरे कैफे का नाम चुराया और अब इस तरीके से मेरी इंसल्ट भी कर रहा है। अगले दिन वो बिल्डिंग के मालिक के पास जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किम ही होते हैं। वो बोलती है आप सोह्यून को बिल्डिंग से भगा दो, लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं हमारा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तुम दोनों पड़ोसी हो, इसलिए आपस में सुलह क्यों नहीं कर लेते हो? इसके बाद मिस्टर किम ऑफिस में आए होते हैं और सोह्यून उनसे मिलने के लिए आया होता है। वो भी उन्हें सेम बात बोल रहा होता है। नीचे के कैफे वाली जो लड़की है ना, वो ढोंगी है और झूठ बोलकर लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर उनसे पैसे कमाती है। मिस्टर किम बोलते हैं तो तुम जैसे इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट को ये डर लग रहा है कि वो तुम्हारे कस्टमर चुरा लेगी? वैसे वो लड़की इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, तुम उसके साथ अच्छे से रहो। नेक्स्ट वीक में रिम को पता चलता है उसने अपनी बेटी की फीस के लिए जो पैसे इकट्ठा किए थे उसे तो कोई औरत लेकर भाग गई है। वो अपना ये दुखड़ा रो ही रही होती है। तभी सोह्यून भी दूर से उसकी ये सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद वो मिस्टर किम को कॉल कर बोलता है किम आपसे जल्द ही पैसे मांगने आएगी। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था ये लड़की एक नंबर की ढोंगी है, अमीर लोगों को देखकर उनके पास से पैसे हड़प लेती है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। अगले सीन में रिम मिस्टर किम से मिलने के लिए आ जाती है और उन्हें एक झूठी कहानी सुनाने लग जाती है। आप पर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है, मगर आप मेरे बताए हुए टोटके करेंगे ना तो आप पर आने वाली मुसीबत टल जाएगी। ये सब सुनकर मिस्टर किम को सोह्यून की बातें अब सच लगने लग जाती हैं। जैसे ही वो मिस्टर किम के ऑफिस से बाहर आती है तो उसे उसकी बेटी का कॉल आ जाता है। अपनी बेटी से बात करते हुए उसकी आंखों से तो आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है मुझे माफ करना, तुम्हारी माँ लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमाती है, मुझे खुद ये सब कुछ करते हुए काफी ज्यादा शर्म आती है, मगर मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है। वो अपनी बेटी से बात करने के तुरंत बाद भागकर मिस्टर किम के पास जाकर उनसे माफी मांगती है। मैंने आपसे झूठ बोला था, आप पर कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली,
दरअसल मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। मिस्टर किम बोलते हैं, सोह्यून ने मुझे बताया कि तुम ढोंगी हो, अगर तुम उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं हो, मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। मिस्टर किम रिम की सीधे मदद तो नहीं करते, बल्कि उसे सोह्यून की क्लिनिक में एक एडवाइजर की जॉब दिलवा देते हैं। जब ये बात किम को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो रिम को बोलता है, तुम्हें तो साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी पता नहीं है और चली आई एडवाइजर बनने। जल्दी से मिस्टर किम से ये कह दो कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। मगर रिम उन्हें कॉल कर कर बोलती है, मैं ये जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सोह्यून तो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। रिम उसे बोलती है, एक तो तुमने मेरे कैफे का नाम कॉपी किया, दूसरा तुमने मेरी बेइज्जती की और अब तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। सोह्यून बोलता है, ओ मैडम, तुम ना ज्यादा भ्रम में मत जिया करो। अमेरिका में मेरा हॉस्पिटल सालों से चल रहा है और उसका भी नाम यही था, तो मैंने तुम्हारा कोई नाम कॉपी नहीं किया है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, बॉस, रिम हमारा एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनने के लिए एकदम सही है। इस तरीके से हम उसके साथ अपना बदला ले सकते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। मैं तो इस औरत से पंगा ही नहीं लेना चाहता। रिम एक एडवाइजर बन गई होती है, इसलिए वो साइकोलॉजी सीखने के लिए बुक्स खरीदने जाती है। जहाँ पर टीवी की न्यूज में कोरिया के एक फेमस एथलीट के बारे में न्यूज चल रही होती है और यहाँ पर सोह्यून उसी मारी का गेम लाइव देखने के लिए आया होता है। लेकिन मारी इतनी ज्यादा डिप्रेशन में होती है कि वो ढंग से खेल ही नहीं पाती। नेक्स्ट डे वो सोह्यून की क्लिनिक में आती है, उसके साथ उसका कोच भी होता है। सोह्यून उससे सवाल पूछ रहा होता है, लेकिन मारी तो उससे बड़ी बदतमीजी से बात कर रही होती है। रिम भी दूर से बैठकर मारी को ऑब्जर्व कर रही होती है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो सोह्यून से पूछने के लिए जाती है। सोह्यून उसे बोलता है, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो तुम इस जॉब को छोड़ क्यों नहीं देती हो। लेकिन रिम बोलती है, मैं मारी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर ही रहूंगी। नेक्स्ट सीन में सोह्यून शिनचैन को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी डिटेल्स दे रहा होता है। वो उसे बोलता है, अब तुम्हें हमारे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को अपने प्यार में गिराना होगा। शिनचैन उसे पूछता है, वो लड़की कौन है, क्या वो ब्यूटीफुल है। सोह्यून बोलता है, मैं तो उसे 10 में से 7 नंबर दूंगा, वैसे वो 35 साल की है। ये सुनकर शिनचैन तो उल्टी जैसा मुंह बना लेता है, लेकिन फिर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मुझे सैलरी देनी होगी। वैसे भी मैं एक लेडी किलर हूँ, औरतों की तो मेरे पीछे लाइन लगी रहती है, तो ये काम तो मेरे लिए उतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। वो बोलता है, ऐसा है क्या, मगर तुम हमारे जीव की टक्कर के नहीं हो। तुम 30 साल के हो और वो सिर्फ 20 साल का है। एक्चुअली मैं जी हूँ उसका, मगर फिर भी वो तुमसे काम में ज्यादा बेटर है। इसके बाद शिनचैन जीहू के पास आकर बोलता है, तुम 20 साल के हो तो क्या तुम 35 साल की बुड्ढी को पटा पाओगे। वो कहता है, अभी तो तुमने मेरा टैलेंट देखा कहाँ है। इसके बाद शिनचैन अपने कंप्यूटर में उस एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रिम ही होती है। यहाँ पर जियो ने रिम को पटाना शुरू कर दिया होता है। वो उसे डिनर के लिए पूछता है तो वो मना कर देती है, तो वो उसे कॉफी के लिए पूछता है तो रिम इसके लिए भी मना कर देती है। शिनचैन आकर बोलता है, बच्चे तू साइड हट, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। शिनचैन रिम के कपड़े धोने में मदद कर रहा होता है, तो रिम को लगता है ये लड़का तो काफी अच्छा है। वो कपड़े सुखाने के टाइम पर अपनी बॉडी भी दिखा रहा होता है। वो जब रिम के फोन में डॉक्यूम की फोटो देखता है तो पूछता है, क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है। रिम उसे बताती है, नहीं ये तो मेरी बेटी है, वो अब्रॉड में स्टडी कर रही है। ये सुनकर शिनचैन तुरंत उसके पति के बारे में पूछने लग जाता है। वो बोलती है, मेरे पति की काफी सालों पहले मौत हो चुकी है, मैं जब 21 साल की थी तब ही मैंने शादी कर ली थी और अब मैं एक सिंगल मदर हूँ। ये सुनकर शिनचैन को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। दूसरी तरफ जीहू और यूरिम साथ में शॉपिंग करने के लिए गए थे। यहाँ जीहू से रिम की पसंद या नापसंद के बारे में सवाल पूछ रहा होता है। यूरिम उसे पूछती है, तुम मेरी बहन में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। जीहू बोलता है, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। यूरिम सोचती है, रिम की बच्ची का तो जैकपॉट लग गया है, इतना जवान लड़का उससे प्यार करता है। और वो जीहू को बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बहन को पसंद करते हो तो मैं तुम्हारी सेटिंग उसके साथ कराने में तुम्हारी मदद करूंगी। जब वो घर वापस आती है तो रिम अपनी नाक के बाल निकाल रही होती है। ये देखकर वो बोलती है, पता नहीं जीहू को इसमें क्या पसंद आ गया है। इधर रिम को मारी से बात करने के बाद पता चल जाता है कि मारी की प्रॉब्लम क्या है, जिसके बाद वो सोह्यून को जाकर बता देती है कि मारी को बुली किया जा रहा है और वो बस यही चाहती है कि सभी लोग उसे पसंद करें। सुनने के बाद सोह्यून सीधा मारी के पास जाकर पूछता है,
क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? मारी उसे बताती है 1 महीने पहले के-पॉप आइडल टीके के साथ मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू के लास्ट में हम दोनों की एक फोटो ली गई थी। हालांकि उस फोटो में मैंने टीके को टच भी नहीं किया था, पर टीके के फैंस को ऐसा लगा कि मैं उस पर डोरे डाल रही हूँ। उसके बाद से ही उन फैंस गर्ल्स ने मेरी इंसल्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने मुझे धमकी भरे SMS और कॉल्स भी किए। मैंने 3 बार अपना नंबर बदला, मगर इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो मेरे पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। उस दिन जब मेरा गेम था ना, तो वो लोग स्टेडियम में आकर मेरे बारे में बुरी बुरी बातें करने लग गए, मेरी बेइज्जती करने लगे। इस वजह से मेरा ध्यान भटक गया और मैं गेम हार गई। सोहिन को उसकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। नेक्स्ट डे सोहिन से मिलने के लिए उसकी प्रोफेसर आती है, तो वो उसे कहता है, क्या आप मेरे साथ काम करोगी? तो वो मना कर देती है, मैं तो जल्द ही रिटायर होने वाली हूँ, तो तुम मुझे मेरी इस ओल्ड एज को जीने दो। अब मैं कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ। जब वो यहाँ से जा रही होती है तो उसे उसकी टैक्सी वाले का मैसेज आता है, मैं कुछ काम की वजह से वहाँ पर नहीं आ पाऊंगा। प्रोफेसर को परेशान होता हुआ देखकर सी चैन उसे लिफ्ट ऑफर कर देता है, तो वो मना करती है, मगर सी चैन उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर बस स्टेशन पर छोड़ देता है। नेक्स्ट दिन रिम को जैसे ही पता चलता है कि सोहिन ने मारी को फिर से कंपटीशन में भेजा है, तो वो उसे बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया है? मारी की हालत अभी ठीक नहीं हुई है। अगर फिर से उन फैंस गर्ल्स ने आकर उसे बुली किया और वो दोबारा गेम हार गई तो पक्का डिप्रेशन में चली जाएगी। सोहिन बोलता है, तुम मारी की चिंता मत करो, क्योंकि वो बस नाटक कर रही है, उसे गेम नहीं खेलना है, इसलिए वो फैन गर्ल्स का बहाना मार रही है। रिमू से बोलती है, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो? तुम उसके डॉक्टर हो, फिर भी तुम उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। दूर से मारी ने उन दोनों की बातें सुन ली होती है। वो सोहिन को बोलती है, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? मेरी मेंटल हालत तुम्हें नाटक लग रही है। मुझे तुम्हारे जैसे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाना ही नहीं है। और रिम को बोलती है, अगली बार से मैं बस तुम्हारे पास ही आऊंगी। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे अपने लव एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है, रिम के लिए पहले मैंने जीव और दूसरा सीचेन को चुन लिया, लेकिन तीसरे कैंडिडेट का नाम तो खाली था, तो वो उसमें अपना नाम लिख देता है और फिर बोलता है, अब मैं रिम को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगा। जब वो मेरे प्यार में पूरी पागल हो जाएगी ना, तब मैं उसे छोड़ दूंगा। ये लड़की कुछ ज्यादा ही उछल रही है ना, तो उसे मुझे उसकी औकात दिखानी ही होगी। अगले दिन में वो कैफे में सिक्योरिटी के नाम पर CCTV कैमरा लगवा देता है और दूर से ही अपने ऑफिस में बैठकर रिम के ऊपर नजर रखे हुए होता है। सीन में रिम को किसी अननोन पर्सन से फ्लावर आते हैं, तो वो सोहिन से पूछने जाती है, क्या ये फ्लावर्स तुमने मुझे दिए हैं? वो बोलता है, मैं ऐसे पचकाने काम क्यों करूंगा, और मना कर देता है, मैंने तुम्हें कोई फ्लावर नहीं भेजे हैं। जिसके बाद वो जीहू से पूछती है, तो जीहू भी मना कर देता है, मैंने भी तुम्हें फ्लावर नहीं भेजे हैं। तो वो सीचेन से पूछती है, सीचेन झूठ बोलता है, हाँ ये फ्लावर तो मैंने ही तुम्हें भेजे हैं। मगर रिम तुरंत समझ जाती है ये झूठ बोल रहा है। जिसके बाद सीचेन सोहिन से आकर पूछता है, तुम कौन सी खिचड़ी पका रहे हो? तुमने रिम को फ्लावर भेजे लेकिन उसे बताया ही नहीं कि ये तुम हो। लेकिन सोहिन उसे बोलता है, अगर तुम्हें बकवास करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ। यानी कि सोहिन ने ही रिम को फ्लावर भेजे हुए होते हैं। इधर रिम सोच रही होती है, आखिर मुझे फूल कौन भेज सकता है? उसकी बहन बोलती है, क्या ये तुम्हें तुम्हारी बेटी के डैड ने भेजे हैं? बोलती है, बिल्कुल नहीं, अभी वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ अमेरिका में बहुत ही ज्यादा खुश है, उसे तो मेरी याद भी नहीं आती होगी। जरूर ये बंदा तो कोई और ही है। अगले दिन सोहिन फिर से रिम को फ्लावर्स भेजता है और अब ऐसा रोज हो रहा था। जिसके बाद रिम को कंफर्म हो जाता है, जो लड़का उसे फ्लावर भेज रहा है पक्का वो उसे पसंद करता है। नेक्स्ट वीक में रिम को मारी को ट्रीटमेंट देने के लिए जाना था, इसलिए वो सोहिन से मदद मांगने के लिए आती है। सोहिन उसे एक रूम में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है, हम दोनों ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहेंगे, मैं तुम्हें जो भी बोलने को कहूँ वही सब कुछ तुम्हें मारी को बोलना है। इसके बाद जैसे ही मारी वहाँ पर आ जाती है तो रिम उससे पूछती है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? वो बोलती है, मुझे काफी ज्यादा अकेला फील हो रहा है, इवन मुझे तो खुद से ही नफरत होने लगी है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा ना जिद्दी हूँ। ये सुनकर रिम तो अपने ही पास्ट में खो जाती है, क्योंकि उसके पति के साथ हमेशा उसका झगड़ा होता रहता था और जब उसका पति उसे छोड़कर गया था तब रिम ने भी कुछ ऐसे ही शब्द बोले थे, मुझे खुद से नफरत होने लगी है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा जिद्दी हूँ। तभी ही उसे सोहन की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा होता है, तुम अपने बारे में ऐसा मत सोचो, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो और तुम कभी भी ये मत भूलना कि सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है।
तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, क्यूट और हार्ड वर्किंग हो। ये सारी बातें उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एंड वो बातें मारी को भी बोल देती है। वो मारी को ठीक करते करते वो खुद भी हील हो रही थी। नेक्स्ट सीन में सोयून अपने प्रोफेसर को लेने के लिए जाता है क्योंकि प्रोफेसर ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था। अब से वो सोयून के क्लिनिक में ही काम करेगी। प्रोफेसर यहाँ आने के बाद सीचन के बारे में सोच रही होती है। वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा प्यारा था, पता नहीं अब कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर सीचन आ जाता है। वो उसे पूछता है, जुमा क्या आप यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आई हैं? तो वो बोलती है, नहीं मैं यहाँ पर काम करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर सीचन को लगता है ये कोई मेंटल पेशेंट है जो कि खुद को डॉक्टर बता रही है। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर उसे बताती है मैं सोहिन की टीचर हूँ, तब जाकर सीचन को उसकी बात पर यकीन होता है एंड वो उसे माफी मांगता है उसे गलत समझने के लिए। इधर सोह्योन ने रिम को भी फ्लावर्स भेजना बंद नहीं किया होता। वो सोचती है ये लड़का मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है मगर सामने आने से डरता है और सोच रही होती है सोह्योन का बर्ताव आजकल मेरी तरफ बदल भी गया है तो कहीं वो लड़का ये तो नहीं है। लेकिन फिर सोचती है नहीं ये काम सोहिन का नहीं हो सकता। इसके बाद मारी के कंपटीशन का दिन भी आ जाता है। टीके की फैन गर्ल्स आज भी उसे बुली करने के लिए आई होती है लेकिन इस बार रिम उसे अच्छे से सबक सिखा देती है। मारी अपने गेम को लेकर काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही होती है। तभी ये सारी फैन गर्ल्स उसे चेयरअप करने लग जाती है। ये देखकर मारी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्ट हो जाता है और वो इस गेम को जीत जाती है और इस तरीके से वो मारी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में ये चारों मिलकर ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर रिम जियो को बता रही होती है तुम्हें मेरी बहन को पटाने के लिए क्या क्या करना है। जियो बेचारा ऐसा ही करने के लिए जा रहा होता है लेकिन हर बार सीचन बीच में आ जाता है। जैसे ही वो घर पर आती है तो सोहिन उसे मिलने के लिए बुलाता है जिसके बाद वो म्यूजिक कॉन्सर्ट में उससे मिलने के लिए जाती है पर सोह्योन तो उसके साथ खेल रहा होता है। वो रिम को वहाँ पर इंतजार करवा कर खुद आता ही नहीं है और ये सब कुछ कर उसे तो बड़ा मजा आ रहा होता है। अगले दिन वो इसी तरीके से रिम को डिनर पर इन्वाइट करता है और वो भी एक महंगे से रेस्टोरेंट में। आज भी वो रिम के आने से पहले यहाँ से कल्टी मारने वाला था लेकिन तभी उसके सामने रिम आ जाती है और उसकी पोल खुल जाती है। वो बोलती है अच्छा तो रोज रोज फ्लावर तुम ही बेचते थे, मुझे ये जानना था आखिर कि मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे बताए टाइम से पहले ही यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझे जरूर मिलोगे। तो बताओ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने में मजा आता है? वो बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर रिम तो हंसने लग जाती है और बोलती है मजाक कर रहे हो ना तुम मुझे पसंद करते हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। वो बोलता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ऐसा क्या करूँ जो तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। वो बोलती है अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँ तो तुम रोज डायरी लिखो। अगले सीन में वो सोच रहा होता है अब मैं डायरी में क्या लिखूं। जियो टीवी में देखकर सोच रहा होता है ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, क्या मैं ये रिम के साथ कर सकता हूँ? वो बोलता है ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। अगले दिन रिम को सोहिन की लिखी हुई डायरी मिलती है। उसने डायरी में लिखा हुआ होता है आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और दूसरे दिन में लिखा होता है कि आज मैंने वर्कआउट किया और तीसरे दिन लिखता है कि आज मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मेरा दिन ना बहुत ही ज्यादा बुरा गया। सीन में इनके पास एक फेमस सिंगर जूनी का केस आता है। एक्चुअली में जूनी पर हीरोइन बनने का भूत सवार होता है। वो ग्लैमरस की दुनिया में इतना खो गई थी कि वो अपना असली वजूद ही भूल गई थी। एक्चुअली में उसकी नजर में वो खुद नंबर 1 पर है और बाकी सब कचरा है। सोहिन जब उससे सवाल पूछने लग जाता है तो जूनी तो उसके ऊपर ही डोरे डालने शुरू कर देती है। जूनी जब वहाँ से जा रही होती है तो वो देखती है ये दोनों लड़के कैसे रिम के आगे पीछे मंडरा रहे हैं। देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी है मगर ये दोनों लड़के एक बुड्ढी के पीछे पड़े हैं। वो रिम के पास जाकर उसके बाल खींच कर उसे मारने लग जाती है। जैसे ही सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं तो वो बोलने लग जाती है मैं तो बस यहाँ पर कॉफी मांगने के लिए आई थी मगर इस लड़की ने मुझे मारा। रिम सभी को बोलती है ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सीचन बोल रहा मुझे तुम पर यकीन है। ये सुनकर जीनी तो जोर जोर से रोने लग जाती है और ड्रामा करने लग जाती है। सोहन आकर बोलता है रिम तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तुम क्या जूनी से जलती हो? जिसके बाद जूनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैसे ही वो सोहिन के पास आती है सोहिन तो उसे माफी मांगने वाला होता है लेकिन वो बोलती है मुझे जूनी के केस के बारे में पता है, मैं यहाँ पर तुमसे उसी बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो मगर डायरी में तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा।
अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम मुझे कोई पसंद नहीं करते, बल्कि तुम झूठ बोल रहे हो। सोहिन उसे दीवार की तरफ धक्का देकर बोलता है, अब तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन हो जाए। वो बोलती है, तुम मुझे डेट पर लेकर जाओ। वो बोलता है, ठीक है, तो कल तैयार रहना। नेक्स्ट डे रिम को लग रहा था ये जरूर उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाएगा या फिर किसी महंगे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके जाएगा, लेकिन ये भाई साहब तो उसे जूनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले जाता है। जूनी के रिलेटिव से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि जूनी को बचपन से लेकर अभी तक कभी भी प्यार ही नहीं मिला और शायद यही रीजन है कि वो आज ऐसी हो गई है। उसके बाद सोहिन रिम को एक अच्छा सा डिनर कराता है। रिम ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो घर आता है तो वो सारी बातें अपने रिपोर्ट में लिख रहा था। अगले दिन सी चैन रिम को पटाने की कोशिश कर रहा होता है। जब वो उसे डिनर के लिए पूछता है तो प्रोफेसर को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे बोलती है, तुम एक लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। लेकिन फिर सोचती है, मैं इसे डांट क्यों रही हूँ, क्या मैं इसकी माँ हूँ जो मैं इसे ऐसे डांट रही हूँ। एक्सीट में सी चैन रिम को लेकर डेट पर जाता है बेसबॉल के स्टेडियम में। एक्चुअली में पहले वो एक बेसबॉल का प्लेयर रह चुका था। यहाँ पर वो रिम के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम ने रिम को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो उसे बताते हैं कि सोहिन एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अगर तुम मुझे उसकी डिटेल ला कर दो ना तो बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। पहले तो रिम मना कर देती है, लेकिन फिर पैसों का सुनकर वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में उसे प्यू के कंप्यूटर से एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल्स मिलने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सीचेन आकर बोलता है, इसे मत देखो, इस फोल्डर में मेरे कुछ प्राइवेट वीडियो हैं। ये सुनकर रिम तो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीचेन जब ये बात सोहिन को बताता है कि कल मैं रिम के साथ डेट पर गया था और हम दोनों साथ में बेसबॉल खेलते हुए बहुत ज्यादा मजे भी कर रहे थे। ये सुनकर सोहन तो काफी ज्यादा जेलस होने लग जाता है। वो काफी गुस्से में रिम से पूछता है, कल तुम किसके साथ कहाँ गई थी। रिम उसे कुछ बता पाती तभी उसके कैफे में उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है। वो उसे बोलती है, तुम कोरिया कब आए और तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से पता चला। उसका एक्स हस्बैंड बोलता है, मुझे दो क्यों नहीं बताया, यानी कि मेरी बेटी ने। नेक्स्ट सीन में ये कैफे में बैठकर बात कर रहे होते हैं। उसका एक्स हस्बैंड बोलता है, हमारी बेटी चाहती है कि वो मेरे साथ रहे। वो उसे अपनी बेटी का लिखा हुआ लेटर भी दिखा देता है कि बेटी ने लिखा होता है, मॉम अब से मैं डैड के साथ ही रहना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि आपको डैड की नई वाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर वो औरत मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करती है, तो मुझे उन लोगों के साथ रहना है, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। ये सब कुछ पढ़कर उसकी आंखों से तो आंसू ही आ जाते हैं और उसे कॉल कर बोलती है, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मॉम इतनी ज्यादा डरावनी है कि तुम्हें मना कर देगी। अगर तुम्हें अपने डैड के साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, तो मेरे बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बल्कि अपनी स्टडी पर ध्यान दो। बोलकर वो कॉल कट कर देती है और फिर से बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। 2 दिन से वो अपने रूम से बाहर नहीं आती, तो सोहिन को उसकी फिक्र होने लग जाती है और उसकी छोटी बहन के जरिए उसे सारी बातें पता चल जाती है। तो वो उसे कंसोल करने के लिए पहुंच जाता है। वो उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित हो रहा होता है, लेकिन फिर सोचता है, लगता है मैं इसकी इतनी ज्यादा केयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। नेक्स्ट डे रिम का एक्स हस्बैंड वापस अमेरिका जाने वाला होता है, तो रिम सोहिन के साथ उससे मिलने के लिए जाती है। वो उसकी वाइफ को बोलती है, तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। अपनी बेटी की पसंद नापसंद के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और बोलती है, मेरी बेटी को श्रिम्प से एलर्जी है, इसलिए उसे खाने में वो मत देना। रोते हुए रिक्वेस्ट करने लग जाती है, प्लीज मेरी बेटी की अच्छे से केयर करना। जब ये लोग एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं तो सोहिन रिम से बात नहीं करता, बस चुपचाप उसे फॉलो करता है। रिम तो इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो बहुत ही ज्यादा खाना खाने लग जाती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती। सोहिन उसके पास आकर बोलता है, मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करना चाहता हूँ। वो बोलती है, मुझे मूवी देखनी है, जिसके बाद सोहिन घर के अंदर ही थिएटर की तरह सेटअप तैयार कर देता है। जब वो दोनों साथ में मूवी देख रहे होते हैं तो रिम सोच रही होती है, चलो अब मेरे पास भी कोई ऐसा है जो मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करता है। नेक्स्ट दिन सोहिन रिम को अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता है, यानी कि वो उसे पूरा सच नहीं बताता। रिम उसे बोलती है, अगर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। वैक्सीन में वो रिम को अलग अलग हैंडसम लड़कों की फोटो दिखाकर इस लड़के को देखकर रिम का माइंड डोपामिन रिलीज करता है।
सबसे पहले रीम को अलग अलग एक्टर्स के फोटो दिखाए जाते हैं। के बाद उसे जिनू और सीचन के फोटो को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही सोहन के फोटो को दिखाया जाता है तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। ये देखकर जीहू और सीचन दोनों ही उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि वो तो तुम्हें इतना सा भी पसंद नहीं करती है। सोहन को ये चीज काफी ज्यादा हट कर जाती है। रिम उसे थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती। वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमें दिखाया जाता है रिम को जब सोहन की फोटो दिखाई गई थी तब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो बोलती है कि ये अच्छा है, उस टाइम पर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, वरना उसे तो देखकर मैं पागल ही हो जाती। और सोहन को पता चल जाता कि मैं कितना ज्यादा उसे पसंद करती हूँ। नेक्स्ट सीन में सोहन सोच रहा होता है मैं कितना ज्यादा पैसे वाला हूँ, हैंडसम हूँ, मगर फिर भी वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती। लगता है अब मुझे उसे पैसे के जरिए ही खुश करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो उसे एक महंगे से शॉपिंग मॉल में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है तुम्हें जो भी पसंद आए वो तुम खरीद सकती हो। ये सुनकर वो बहुत सारी चीजें वहाँ से खरीद लेती है जो कि काफी ज्यादा महंगी होती है। जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तो सोहन बार बार उसे पूछ रहा होता है तुम सीचन और जिनू को तो मुझसे ज्यादा पसंद करती हो, बस मुझे ही पसंद नहीं करती, तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी खामी है। रिम सोचती है अच्छा इसने मुझे शॉपिंग इसलिए कराई है क्योंकि ये मेरी नजरों में अपने नंबर बढ़वाना चाहता है। रिम ने जितनी भी चीजें खरीदी होती है वो उसे बोलती है तुम इन सब चीजों को डोनेट कर देना, और अगर मेरी नजरों में तुम अपने नंबर बढ़वाना चाहते हो तो तुम मुझे साइकोलॉजी सिखाओ। ये सुनकर सोहन बोलता ठीक है, पर इनमें से एक ड्रेस तुम भी रख सकती हो। अगले दिन जब वो उस ड्रेस को ट्राई कर रही होती है तभी वहाँ पर जीव टपक पड़ता है। वो उसे दूर से इस तरीके से कपड़े बदलते हुए देख रहा होता है। वैसे तो उसे रिम को अपने प्यार में गिराना था, पर उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वही रिम के प्यार में गिर गया है। नेक्स्ट सीन में जूनी उसके क्लिनिक में आती है जहाँ पर जीनू बाहर बैठा होता है, लेकिन वो तो उसे भाव ही नहीं देता। इसके बाद जैसे ही वो अंदर आती है जहाँ पर उसे सीचन दिखता है वो उसे अपनी अदाएं दिखाने लग जाती है, मगर सीचन भी उसे कोई भाव नहीं देता। इसके बाद वो सोहन के ऑफिस में बैठी हुई होती है। वो उसे देखकर बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम काफी ज्यादा रिच और हैंडसम हो, तो क्या तुम मुझे डेट करोगे। वो बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जूनी बोलती है यहाँ के सारे लड़के उस रिम को पसंद करते हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी उसे सीक्रेटली पसंद करते हो। बस जिनू और सीचन की तरह तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम इस प्यार को एक्सप्रेस कर सको। सोहन उसे बोलता है तुम गलत समझ रही हो, वैसे तुम्हारे लिए क्या जरूरी है कि सभी लोग तुम्हें ही पसंद करें। ये सुनकर जूनी तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग लंच करने के लिए बाहर गए होते हैं, सिर्फ रिम ही घर पर अकेली होती है। तो वो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने लग जाती है, क्योंकि मिस्टर किम ने उसे कहा था मैं इन्फॉर्मेशन के बदले तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। अब इतनी मोटी रकम वो अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती थी। यहाँ पर उसे सोहन के कंप्यूटर में एक वीडियो मिलता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि किंचू का ही होता है। वो इस वीडियो को प्ले कर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले दिन सोहन ने रिम को साइकोलॉजी को सीखने के लिए लाइब्रेरी में बुलाया हुआ होता है, जहाँ पर वो व्हाइट शर्ट पहने हुए साथ ही स्लीव को रोल कर खड़ा हुआ होता है और सोच रहा होता है इस तरीके के आउटफिट में लड़के लड़कियों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, तो रिम पर मेरे इस जादू का असर तो हो ही रहा होगा। और सच में उसकी ये ट्रिक काम भी कर रही थी, क्योंकि रिम को उसका ये लुक काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था। इसके बाद वो साइकोलॉजी सिखाने के दौरान उससे पूछ रहा होता है मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग कन्फेस की, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब भी नहीं दिया। रिम उसे कोई जवाब देने ही वाली थी, लेकिन वो बोलता है कोई बात नहीं, तो मुझे बाद में जवाब दे देना, अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। घर आने के बाद वो सोच रहा होता है मैंने उस लड़की के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अभी भी वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती। लगता है मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उसे परेशान देखकर जिनू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है लगता है रिम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। वो सीधा रिम के पास जाकर उसे पूछता है नूना क्या आपको स्मार्ट लड़की पसंद है, क्योंकि जिनू खुद एक जीनियस मैथमेटिशियन था। रिम उसे बोलती है मुझे स्मार्ट से ज्यादा स्टूपिड लड़के पसंद है। जिनू बोलता है वैसे नूना अपने कपड़े क्यों बदल लिए, आप उस ब्लैक ड्रेस में काफी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। ये सुनकर वो उसे बोलती है क्या कहा, तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहे थे। वो उसे मारकर उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपनी हेल्थ चेकअप कराने के लिए गई होती है, तो उसे पता चलता है उसे कैंसर है। डॉक्टर उसे सर्जरी करने का सजेस्ट करते हैं। इस प्रोफेसर बोलती है थोड़े दिन और जिंदा रहने के लिए मुझे सर्जरी नहीं करवानी है, इससे
ज्यादा अच्छा तो मैं नेचुरली पढ़ना पसंद करूंगी, मगर फिर खुद अकेले में जाकर बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में जूनी फिर से काउंसलिंग कराने के लिए इनके क्लिनिक में आती है, लेकिन वो देखती है दोनों ही रिम को कुछ ज्यादा ही भाव दे रहे हैं, जिसके बाद जूनी जेलस होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वो रिम को अकेले मिलने के लिए बुलाती है। जूनी उसे बोलती है वहाँ के सारे हैंडसम लड़के सिर्फ तुम्हें ही पसंद करते हैं, तुम तो खुद को कहीं की महारानी समझती होगी ना, तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा लड़कों को अपने पीछे घुमाने में। ये कहकर वो उसे चाटा मार देती है, तो रिम भी उसे एक चाटा लगा देती है और बोलती है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा जानवर कभी नहीं देखा, तुम तो गली के कुत्ते से भी ज्यादा गई गुजरी हो, लोगों का अटेंशन पाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी हरकतें करती हो। और मैंने ये भी सुना है कि जब तुम्हारे मैनेजर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो तुम रोने की जगह पर वेकेशन मनाने चली गई थी, तुम एक इंसान हो भी या नहीं। मैनेजर का नाम सुनकर वो जोर जोर से रोने लग जाती है और बोलती है मैं अपने मैनेजर से प्यार करती थी, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता था, इस चीज ने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया। मुझे पता था कि वो भी मुझे बदले में पसंद करता है, मगर वो एक्सप्रेस करने से डरता है। फिर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और मैंने उसे हरास करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके सामने मैंने किसी और लड़की को किस भी कर लिया। जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ तो मैं उसे अपनी रियल फीलिंग्स के बारे में बताना चाहती थी कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करती हूँ, मगर उससे पहले ही वो चल बसा। जूनी ने अपनी सारी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस कर दी थी, जिस वजह से सोह्युन को अब उसे ठीक करने में आसानी हो जाती है और जूनी का केस भी यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सोह्युन रिम को लेकर किसी फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाना चाहता था, मगर वो उसे किसी छोटे से रेस्टोरेंट में स्पाइसी चिकन खाने के लिए लेकर आ जाती है। सोह्युन को तो ये सब कुछ अनहाइजीनिक लगता है, इसलिए वो नहीं खाता, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि रिम के फेस पर सॉस लग गया है, तो वो उसे जैसे ही साफ करने के लिए जाता है तो गलती से उसके लिप्स को टच कर देता है। तभी उसके दिल में गिटार की घंटियां बजने लग जाती है और वो रिम को बस देखता ही रह जाता है और रिम भी मौका देकर उसके मुंह में खाना रख देती है। अगले दिन रिम मिस्टर किम के पास जाकर क्यूचू की वही वीडियो उन्हें दिखा रही होती है। मिस्टर किम अपने असिस्टेंट से बोलते हैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करो, मुझे भी जानना है कि मैंने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं। रिमो ने बताती है मुझे सोह्युन ने बताया था कि वो लड़कियों के आइडल टाइप और पर्सनालिटी के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मिस्टर किम बताते नहीं औरतें किस तरीके से प्यार करती है उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये सुनकर रिम को तो बड़ा झटका सा लग जाता है, क्योंकि सोह्युन के साथ उसने एक्सपेरिमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। जिसके बाद वो सीधा उसके पास आती है और उससे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन वो उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए तुम ज्यादा सवाल मत पूछो और बेफिक्र रहो। उसके वहाँ से जाते ही सोह्युन रिपोर्ट में लिखता है कि एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को हमारे एक्सपेरिमेंट पर शक हो गया है और उसे पता लगने ही वाला था, मगर मैंने उसे गोली खिलाकर शांत कर दिया है। नेक्स्ट सी चेन बेसबॉल कोच का इंटरव्यू देने के लिए गया होता है और वो उसमें पास भी हो जाता है। ये गुड न्यूज वो सबसे पहले रिम को आकर सुनाता है। रिम उसके लिए बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे हक कर कर कंग्रेचुलेशन कर रही होती है। ऊपर से ये सब कुछ सोहन भी देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो जल भुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सीचन सोहन के पास आकर उसे बोलता है तुमने एक्सपेरिमेंट के कारण मुझे कहा था कि मैं रिम को अपने प्यार में गिराऊं, मगर अब मैं उसे खुद पसंद करने लगा हूँ और मैं जल्दी अपनी फीलिंग्स उसे कन्फेस भी कर दूंगा। ये सुनकर सोहन बोलता है क्या वो बूढ़ी आंटी उसे पसंद करने लायक है ही क्या? सीचन बोलता है तुम रिम के बारे में ऐसे मत बोलो। सोहन बोलता है तुम उससे प्यार नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट से निकाल दूंगा। वो बोलता है ठीक है, ये तो और भी ज्यादा अच्छा है, मुझे ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सोहन तो डर जाता है और बोलता है अभी के लिए तुम कुछ भी मत करो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तुम रिम को अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस मत करना, वरना पक्का वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। वो बोलता है तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब कुछ धीरे धीरे होना चाहिए। अगले दिन वो रिम के साथ मिलकर कॉफी बनाना सीख रहा होता है। वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। ये देखकर सोहिन उसे बोलता है रिम आज रात में तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जब रात में वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे बोलता है मुझे पता चला कि सीचन भी तुम्हें पसंद करता है, इसलिए अब मैं तुम पर से गिव अप
करना चाहता हूँ, क्योंकि सीजन मेरे लिए मेरे भाई जैसा है और मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता। तुम ही देखो ना, मैं तो सिर्फ देखने में हैंडसम हूँ, मगर सीजन के पास तो सेक्सी बॉडी भी है। मुझे मालूम है अगर तुम्हें चूज करने को कहा जाए तो तुम हम दोनों में से उसे ही चूज करोगी। रिम को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, पहले तुमने मुझसे कन्फेस किया था कि तुम मुझे पसंद करते हो और अब ये सीजन बीच में आ रहा है, तुम गिव अप करना चाहते हो। सोहन उसे बोलता है, देखो मैं करना नहीं चाहता बल्कि मुझे करना पड़ रहा है, बल्कि मैं तो तुम्हें हमेशा पसंद करता रहूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। एक्चुअली में ये सब तो वो ड्रामा कर रहा था। वो बेचारा बनकर रिम की अटेंशन पाना चाहता था। वो रिम के साथ एक फोटो खींचकर सीजन को भेज देता है उसे जलाने के लिए। जब वो लोग घर वापस आते हैं तो वो उसे टाइटली हक कर लेता है। ये देख कर रिम तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर जब वो वापस जा रहा होता है तो वो बोलता है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ। अब ये लड़की उस सीजन को छोड़कर मेरे प्यार में पक्का गिर जाएगी। अगले दिन ये सभी लोग मिलकर रिम की छोटी बहन यूरिम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हान नाम का उसका एक फ्रेंड भी आया हुआ होता है। जब वो ड्रंक हो जाता है तो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। इतना काफी नहीं था कि वो बाहर जाकर कार के ऊपर चढ़कर जोर से चिल्ला रहा होता है, जिसके बाद इनको पता चल जाता है कि ये भी मेंटली डिस्टर्ब है। अगले दिन जिनू ने रिम के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन ही मंगवा लिया था, लेकिन यू रिम जो उसे पसंद करने लग गई थी, वो ड्रोन को उड़ाने के बहाने बार बार जिनू को टच कर रही होती है। दूसरी तरफ ये सभी लोग हान की प्रॉब्लम को जानने के लिए गए होते हैं ताकि वो लोग उसे कोई सोल्यूशन दे सके। लेकिन थोड़ी देर में ही सीहुन ड्रंक होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इवन हान भी बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। ड्रंक होने के बाद वो फिर से जोर जोर से चिल्लाकर किसी की कार के ऊपर चढ़ जाता है। जिसकी कार के ऊपर वो चढ़ा होता है वो बंदा पुलिस को बुला लेता है। रिम उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर हान बोलता है, एलियन आ गए। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है। रिम भी उसके पीछे भाग रही होती है और पुलिस रिम के पीछे। इधर हान तो एक ही सेकंड में कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता और रिम पुलिस के हाथों लग जाती है। अगले दिन जैसे ही सुहेन को होश आता है तो सीजन उसे कल रात जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बताते हुए बोलता है अभी भी रिम लॉकअप में ही है। इसके बाद वो जरा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और सीजन के स्कूटर को तोड़ने लग जाता है। उसके बाद वो सीजन को बोलता है, जल्दी से अब मेरी पुलिस में रिपोर्ट करो। सीजन तो शॉक हो जाता है, तुमने भला ऐसा क्यों किया और मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट क्यों करूँ। जिसके बाद वो उसके स्कूटर को और भी ज्यादा तोड़ने लग जाता है और बोलता है, जल्दी से करो वरना मैं इसका कबाड़ा बना दूंगा। इसके बाद वो पुलिस में कॉल कर देता है। अगले सीन में सोहिन भी रिम के साथ लॉकअप में ही होता है। रिम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है तो सोहिन उससे बात कर कर उसका मन हल्का करता है। जब रिम सो जाती है तो वो उसे बड़ी प्यार से सोते हुए देख रहा होता है। एक्चुअली में उसे रिम से प्यार हो गया था, लेकिन वो खुद को बोल रहा होता है ये सब कुछ मैं एक्सपेरिमेंट की वजह से कर रहा हूँ। अगले दिन इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। सोहिन को रिम के साथ घर जाना था, लेकिन तभी सीचेन उसे लेने के लिए आ जाता है। क्योंजू सोहन से मिलने के लिए आई होती है। वो उसे बोलती है, तुम्हारे उस बेकार के एक्सपेरिमेंट की वजह से मेरी मेंटल हालत खराब हो गई है। अब मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आती है। मैं डिप्रेशन में जा चुकी हूँ और इसकी वजह से मैं तुम पर केस करना चाहती हूँ। सोहन बोलता है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ठीक से रीड कर लेना चाहिए था ना। अगर तुम मुझ पर केस करोगी ना तो तुम खुद ही हारोगी। वो बोलती है, तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे सोंगमिन से प्यार हुआ था, लेकिन जब मुझे सच का पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा टूट गई थी। एक्सपेरिमेंट तो कब का खत्म हो गया, लेकिन संगमिन को मुझसे सच में प्यार हो गया है। लेकिन अब मुझे उस पर यकीन नहीं रहा हमारे उस बेकार के एक्सपेरिमेंट की वजह से। इतना ही नहीं, अब तो मैं लोगों पर भरोसा करने से भी डरती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रिम उसे जाते हुए देख लेती है, इसलिए रिम उसका पीछा करती है और उससे एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछने लग जाती है। तो क्योंचू भी उसे सारा सच बता देती है। वो उसे बताती है, सुहन ने मेरे पास 3 लड़कों को भेजा था। उनमें से एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाला था, दूसरा क्यूट था और तीसरा सेक्सी। वो तीनों ही लड़के मुझे बार बार अप्रोच कर रहे थे और मुझे वो रिच मैन ही पसंद आया। इसलिए नहीं क्योंकि वो पैसे वाला था, बल्कि मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता था। एक्सपेरिमेंट के नाम पर सियून ने मुझसे कहा कि वो मेरा आइडल टाइप और पर्सनालिटी जानना चाहता है, लेकिन वो तो मुझ पर लव एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। मुझे संगमिन से सच में प्यार हो गया था, लेकिन अब मेरी ऐसी हालत हो गई है कि मैं किसी पर भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद रिम भी समझ जाती है, जिन्यू क्यूट है, सीचन सेक्सी है
और रिचमैन स्यूहिन है। यानी कि ये तीनों लड़के मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिसके बाद वो गुस्से से सुहिन के पास आकर पूछने लग जाती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम मुझ पर प्यार के नाम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तुम तीनों लोग मुझसे प्यार करने का दिखावा कर रहे हो क्या? ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। वो बोलता है क्यूंचू के साथ एक्सपेरिमेंट तो कब का खत्म हो गया है। तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। लेकिन रिम को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, तो वो जिन्यू से पूछता है, क्या तुम इसे पसंद करते हो? वो बोलता है हाँ। के बाद सुहिन रिम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, हम लोग तुम पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सच में तुमसे प्यार करते हैं। रिम भी उसकी बातों में फंस जाती है और बोलती है, तुमने क्यूंचू के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, इसलिए प्लीज आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। अगर मैं क्यूंचू की जगह पर होती ना, तो मैं मरते दम तक तुमसे नफरत करती और तुम्हें हमेशा ही कोसती रहती। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। के बाद वो मिस्टर किम के पास आकर सुहिन के एक्सपेरिमेंट के बारे में उन्हें सब कुछ बता देती है। मिस्टर किम बोलते हैं, तो तुम कहना चाहती हो 3 लड़के मिलकर एक ही लड़की को अप्रोच करेंगे और उस लड़की को उन तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। लेकिन वो बोलती है, उसने मुझे बताया कि उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट करने बंद कर दिए हैं। मिस्टर किम बोलते हैं, उसने कहा और तुमने मान भी लिया। ये सुनकर रिम सोचती है, इसका मतलब ये है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था। वो वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर एक लड़की नजर आती है। यहाँ पर घर पर जिन्यू टीचर को बता रहा होता है कि रिम को हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन आखिर में सुहिन ने सारी बात झूठ बोलकर संभाल ली है, इसलिए अब सब कुछ ठीक है। लेकिन रिम ने उसे कहा है, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कोई मजाक किया है ना, तो मैं जिंदगी भर तुमसे नफरत करती रहूंगी। सीजन बोलता है, कहीं सोहिन को उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया। वो इस बात का कंफर्मेशन करने के लिए उसके पास जाता है और वहाँ पर आकर ऐसे एक्टिंग करने लग जाता है जैसे कि रिम सच में बहुत ही ज्यादा बीमार है। जिसके बाद वो रिम की बीमारी के बारे में पहले तो सर्च करता है और उसके बाद अलग अलग डॉक्टर से बात करता है। इस चक्कर में वो पूरी रात सोता ही नहीं है। अगली सुबह वो सीचन के पास आकर बोलता है, हमें रिम को यूरोप भेजना होगा क्योंकि मैंने वहाँ के डॉक्टर से बात कर ली है। सीचन यहाँ पर उसे सच बता देता है, मैंने तुमसे झूठ बोला था, रिम बिल्कुल ठीक है, मगर तुम ठीक नहीं हो क्योंकि तुम्हें रिम से प्यार हो गया है। ये सुनकर सुहन को तो उस पर गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मुझे रिम पसंद नहीं है, ये तो बस मैं उसकी मदद करने के लिए कर रहा था। सीजन बोलता, तुम इस बात को मानना क्यों नहीं चाहते हो? देखो, तुम एक्सपेरिमेंट को यहीं पर रोक दो, यही हम सबके लिए बेटर रहेगा। मगर सुहन बोलता है, मैं इसे नहीं रोक सकता। अपने ऑफिस में आने के बाद वो बस रिम के बारे में ही सोच रहा होता है और बोलता है, मुझे इन फीलिंग्स को कैसे भी कर रोकना होगा। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट से अपना नाम निकाल लेता है। इतना ही नहीं, उसने तो इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर अपना नया ऑफिस भी बना लिया था। दूसरी तरफ जिन्यू और यूरिम सोना में आए होते हैं। जिन्यू को सोता हुआ देखकर यूरिम उसे किस करती है, तभी वो उठ जाता है। वो उसे बोलता है, तुम मुझे दोबारा किस करो क्योंकि मैं कुछ जानने के लिए क्यूरियस हूँ, और अगर मैं किसी चीज को जानने के लिए क्यूरियस हो जाता हूँ ना, तो उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। इसलिए प्लीज तुम मुझे दोबारा से किस करो ना, मुझे ये जानना है कि किस करने पर कैसा फील होता है। तो वो उसे दोबारा से किस कर देती है। जिन्यू बोलता है, मुझे ये रिम के साथ ट्राई करना है। ये सुनकर यूरिम का तो मुंह ही बन जाता है। नेक्स्ट सीन में रिम को पता चलता है कि सुहिन यहाँ से शिफ्ट हो चुका है, तो ये जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, इसलिए सीचन उसे ड्रिंक पर लेकर जाता है। थोड़ी ही देर में वो पीकर ड्रंक हो जाती है। सीचन के फोन पर सुहिन का कॉल आ रहा होता है और सीचन अभी फिलहाल बाहर गया हुआ होता है, तो वो उसका कॉल पिक कर लेती है। वो उसे बोलती है, तुमने मुझे बताया था तुम मुझे पसंद करते हो, उसके बाद तुम मुझे डेट पर लेकर गए और मेरी बहुत अच्छे से केयर भी की, लेकिन अब अचानक से गायब हो गए। तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस हरकत पर मुझे कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम ये दिखावा कर रहे हो कि तुम कोई बिजी प्राइम मिनिस्टर हो, तो मैं भी बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अगले सीन में सीचन रिम को उठाकर घर ला रहा होता है। तभी सोहिन वहाँ पर आ जाता है। वो उसे बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम मुझे दे दो। सीजन बोलता है, ये अभी मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी, तुम तो नए ऑफिस में चले गए थे ना, तो तुम वहीं पर रहो। नेक्स्ट सीन में सोहिन ने हान को मिलने के लिए बुलाया होता है। हान उसे बताता है, मुझे बचपन से ही ट्रॉमा है क्योंकि उसके डैड ने कभी भी उसे बचपन में अच्छे से ट्रीट ही नहीं किया था। हान के डैड ने हान के साथ इतना ज्यादा बुरा सलूक किया था कि अब हान ये चाहता था कि उसके डैड अभी हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो वहीं पर मर जाएं। ये सब जानने के बाद सुहिन
हान को लेकर उसके डैड के पास जाता है, क्योंकि इस काफी सालों तक उसने अपने डैड को देखा ही नहीं था। अपने डैड को देखने के बाद हान अपनी सारी भड़ास उन पर निकाल देता है। उसके डैड भी उससे माफी मांगते हैं और इस तरीके से सोहेन उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।